प्रशांत किशोर का इंटरव्यू प्लीज देखिएगा। मैं कुछ नहीं, जो है वो रख रही हूँ आपके सामने, इसमें मेरी कोई राय नहीं है, ना मैं कुछ आपसे बोल रही हूँ। प्रशांत किशोर का इंटरव्यू इंडिया टुडे में राहुल कंवल के साथ होता है। राहुल कंवल उनसे सवाल पूछते हैं कि भाजपा बंगाल का चुनाव कैसे जीत सकती है। अमित शाह जी का दावा 200+ आएंगे। प्रशांत किशोर जवाब देते हैं सिर्फ एक ही रास्ता और जरिया है जिससे भाजपा बंगाल में अपनी सरकार बना सकती है, वो ये कि अर्ध सैनिक बलों पर किसी तरह कोई हमला हो जाए। राहुल कंवल द्वारा पूछते हैं कौन कराएगा ये हमला। प्रशांत किशोर कहते हैं मुझे नहीं मालूम हमला कौन कराएगा, कब कराएगा, बट अगर इन चुनावों के दौरान अर्ध सैनिक बलों पर हमला होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है जान का, तो हो सकता है कि बंगाल में भाजपा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाए। ये मैं नहीं कह रही, प्रशांत किशोर ने राहुल कंवल के साथ इंडिया टुडे की अपने इंटरव्यू में कहा, जो सच भी होता है 3 अप्रैल को। 7 साल में कांग्रेस के ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए पिछले 7 साल में, कि 70 साल में भ्रष्टाचार, 7 आदमियों की चुनौती दे रही हूँ, 7 आदमियों के नाम गिनाइए जो आज की तारीख में जेल की सलाखों के पीछे, जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, फाइनेंस मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एक नाम चुनौती दे रही हूँ। 70 साल पे आरोप लगाते रहे और 7 साल से आप पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर डला रहे हैं, लेकिन 7 साल में 7 आदमी भी कांग्रेस के सबूतों के साथ पूरी जांच को फास्ट ट्रैक में खत्म करके आप जेल नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि आपका जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसके कंधे पर चढ़कर आए थे, सब आप खामोश पूछते नहीं। इतने बड़े घोटाले हुए थे, एक आदमी तो जेल में, बता दीजिए क्यों? क्योंकि सिर्फ झूठ था, सिर्फ झूठ और सच्चाई ये आपको हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये हो गया रफाल डील, 60,000 करोड़ की डील में 10 लाख पाउंड का रिश्वत खाई, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमारे सीआरपीएफ के 24 जवान शहीद हो गए। ये घटना 3 अप्रैल की है। 3 अप्रैल दिन 11 बजे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी 3 अप्रैल दिन के 11 बजे जब छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने घेर कर हमारे सीआरपीएफ के जवानों को अपना निशाना बनाया और उनकी शहादत हुई, उन सबको श्रद्धांजलि देती हूँ। जिनके घर में सीआरपीएफ के जवानों के शव पहुंचे होंगे, उनकी क्या हालत हुई होगी आप सोच भी नहीं सकते। इन सीआरपीएफ जवानों को शहीदी का दर्जा कहें या इनकी पेंशन का कोई प्रावधान इस सरकार के पास नहीं है, लेकिन सलाम है इन कुर्बानियों को, जो चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़के शहीद हो रहे हमारे जवान हो और चाहे नक्सली हमलों में शहीद हो रहे हमारे जवान हो। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, 24 जवानों को घेर के नक्सलियों ने मार डाला और एक महिला नक्सली की तस्वीर अभी तक जारी हुई है, और वहीं हमारे इन 25 जवानों को किस तरीके से एक ट्रक में के ऊपर एक लद कर उनके शवों को ले जाया गया। ये अपमान था। अगर आपने देखा है या नहीं देखा या देख के चुप है तो ठीक है, ये आपका चॉइस है। 3 तारीख अप्रैल 11 बजे ये हमला होता है। कहाँ थे देश के गृह मंत्री? हॉटलाइन पे रहते हैं। कोई भी आतंकी या नक्सली हमला होता है तो सबसे पहले उसकी सूचना देश के गृह मंत्री को दी जाती है। देश के गृह मंत्री उस समय तमिलनाडु में एक अभिनेत्री के साथ रोड शो कर रहे थे। हॉटलाइन पे होते हैं गृह मंत्री। इतना बड़ा हमला हो रहा था, 25 जवान हमारे शहीद हो गए, लापता हो गए, लेकिन पूछना चाहते क्या गृह मंत्री को हॉटलाइन पे खबर नहीं की गई थी? या की जाने के बावजूद भी वो तमिलनाडु का दौरा, तमिलनाडु के बाद वो पहुंचे केरला और केरला के बाद वो असम पहुंच गए। तमिलनाडु में उन्हें सूचना मिल चुकी थी, उन्हें केरला और असम जाने की बजाय दिल्ली, और दिल्ली से क्या छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच जाना चाहिए था अपने जवानों के बीच में 3 अप्रैल 11 बजे? क्यों नहीं पहुंचे? क्यों? क्योंकि प्राथमिकताएं देश के गृह मंत्री की कहूं, देश नहीं है, देश के जवान नहीं है, चुनाव प्रचार और वोट है। यही असंवेदनशीलता दिखाता है। असम में वो पहुंचे
और 4 अप्रैल को लगा अब तो वो तुरंत सब चुनावी दौरा रद्द करके अब छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, पर वो 4 को भी नहीं, वहां पर असम में उन्होंने एक और जनसभा को संबोधित किया जिसकी फोटो शेयर की। पीटीए ताली। और जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं, जानकारी के लिए दे रही हूं, उन्होंने ही जानकारी दी। देश के गृह मंत्री के तौर पे पार्लियामेंट में खड़े होकर पूछा गया कि 15 से 20 में जब से वो गृह मंत्री बने हैं कितने नक्सली हमले हुए हैं। जवाब उन्होंने ही दिया पार्लियामेंट में, 5,213 नक्सली हमले हो चुके। कितने जवानों ने जान गंवा दी इन हमलों में? जवाब मिलता है 416 हमारे जवानों ने अमित शाह जी के गृह मंत्री रहते हुए अपनी जानें नक्सलियों के हाथों गंवाई हैं। और आज जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे शहीदों को, उसके बाद का उनका भाषण, जिन्होंने हमारे 25 जवानों को शहीद किया, जिन्होंने हमारे 416 जवानों को शहीद किया, उनसे इस शहादत का बदला लेने के लिए, मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उन्हें सूली पर चढ़ाने की बजाय देश के गृह मंत्री आज भी ये बोलकर आए हैं कि हम आपको माफ कर देंगे, अब हथियार छोड़कर वापस आ जाइए। हो सकता है आपको टिकट देकर चुनाव लड़कवाकर देश की सत्ता में मिलाई खाने के लिए बिठा देंगे, ये इनाम दिया जा रहा है उन्हें। इनसे तो बदला लेना बनता या नहीं बनता है? जिन्होंने 416 और अभी परसों ही 25 हमारे जवानों को घेर कर शहीद किया, इनसे तो बदला लेना बनता है, या इन्हें कहा जाए कि आइए आपका स्वागत है, बैठिए हमारे सर पर? ये आप तय करिए। मैं तो सिर्फ ये बता रही हूं कि देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ जाके बोलते क्या हैं आज, ये आप लोग तय करिएगा। खबरें आई कि नक्सलियों के पास वो हथियार थे जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों के पास नहीं थे, वो हथियार थे। आईबी की सूचना बताते हैं कि 20 दिन पहले ये हमला घेर कर नक्सली करेंगे, सूचना थी। उस सूचना के बावजूद जो जमीन पर सीआरपीएफ का जवान उस नक्सली इलाकों में था, उन्हें नहीं बताया गया था। वो 50 के करीब थे जो उस खुफिया एजेंसी की खबर के बाद वहां भेजे गए, वहां गए, और उनके पास वो हथियार, वो सूचना, वो जानकारी, वो मैपिंग नहीं थी जो नक्सलियों के पास थी। कहां से आ रहे हैं नक्सलियों के पास इतने आधुनिक हथियार, इतनी सूचनाएं, इतनी जानकारियां? आज ही बिहार में जब हमारे एक सीआरपीएफ जवान का शव पहुंचा और उसे 10 अर्धसैनिक बलों ने सलामी देनी चाहिए, तो उनमें 10 में से 6 की बंदूक से गोली ही नहीं निकली। जंग लग चुका है, 4 में से गोली निकली और 10 जो जवान खड़े थे, 6 ने बंदूक नीचे कर दी कि हम श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए, जंग लग चुका है। ये बहुत नीचे की बात कर रही हूं। सोचिए आप लोग, सोचिए कि देश के गृह मंत्री की प्राथमिकताएं देश का चुनाव होना चाहिए या देश की सुरक्षा और सुरक्षा बलों को ताकत देना होना चाहिए? क्या प्राथमिकता होना चाहिए? तमिलनाडु, केरला, बहुत से मैंने देखा, एक टीवी के पत्रकार बहुत तारीफ करते कि देश के रक्षा, देश के गृह मंत्री कितनी मेहनत करते हैं। रात को 1 बजे तक मीटिंग करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दूसरे राज्य में होते हैं, फिर शाम को 5 बजे उठ के दूसरे राज्य में होते हैं, घंटों रोड शो कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। पूछना चाहती हूँ, क्या उसकी कुछ अंश मेहनत अगर देश की सुरक्षा में की होती, सुरक्षा बलों को ताकत देने में की होती, उन्हें आधुनिक हथियार देने में की होती, और जो सूचना मिली थी खुफिया एजेंसी की हमला हो सकता है, उसे नजरअंदाज ना किया होता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता? उसमें तो कोई मेहनत हो ही नहीं रही। पुलवामा हुआ 2019 में, और अभी इसमें प्रशांत किशोर का इंटरव्यू प्लीज देखिएगा। मैं कुछ नहीं, जो है वो रख रही हूं आपके सामने, इसमें मेरी कोई राय नहीं है, ना मैं कुछ आपसे बोल रही हूं। प्रशांत किशोर का इंटरव्यू इंडिया टुडे में राहुल कंवल के साथ होता है। राहुल कंवल उनसे सवाल पूछते हैं कि भाजपा बंगाल का चुनाव कैसे जीत सकती है? अमित शाह जी का दावा है 200 प्लस आएंगे। प्रशांत किशोर जवाब देते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता और जरिया है जिससे भाजपा बंगाल में अपनी सरकार बना सकती है, वो ये है कि अर्धसैनिक बलों पर किसी तरह कोई हमला हो जाए। राहुल कंवल दोबारा पूछते हैं, कौन कराएगा ये हमला? प्रशांत किशोर कहते हैं,
मुझे नहीं मालूम हमला कौन कराएगा, कब कराएगा, बट अगर इन चुनावों के दौरान अर्धसैनिक बलों पर हमला होता है और बहुत बड़ा नुकसान होता है जान का, तो हो सकता है कि बंगाल में भाजपा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाए। ये मैं नहीं कह रही, प्रशांत किशोर ने राहुल कंवल के साथ इंडिया टुडे की अपने इंटरव्यू में कहा, जो सच भी होता है 3 अप्रैल को। सेम पुलवामा की तर्ज पर जवान हमारी शहीद हुए, आज तक नहीं पता लगा 350 RDX कहां से आया, लेकिन उसको चुनावी मुद्दा बनाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। और उसके बाद व्हाट्सएप चैट जो है वो वायरल भी होती है अर्नब गोस्वामी की, कि किस तरीके से बहुत बड़ा काम हो गया, अब तो हम चुनाव जीत रहे हैं, पुलवामा हुआ था। छोड़िए, अपने आप तय करिए, मैं इस पे आपसे ज्यादा बात नहीं कर रही, क्योंकि ये मुद्दा था राफाल का, जो मैंने लोगों से पूछा तो उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो उन्होंने नक्सली अटैक को बुलाया, इसलिए मैंने आपके सामने आज उस पर बात की है। आप कह रहे होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी असम में बैठे थे, बिल्कुल बैठे थे, उनको पूरी जिम्मेदारी दी हुई थी, लेकिन साथ साथ में वो छत्तीसगढ़ की जो भी जिम्मेदारियां हैं उसे बहुत ईमानदारी से निभा रहे थे। लेकिन जब इस घटना की खबर लगी तो तुरंत बिना समय गवाए उन्हें असम छोड़कर तुरंत छत्तीसगढ़ पहुंचने को कहा। वो अस्पतालों में हमारे घायल जवानों के बीच में थे। लेकिन अमित शाह जी 3 अप्रैल 11 बजे हमला होता है दिन में, आप पूरे 3 तारीख को तमिलनाडु और केरला में प्रचार करते हैं और 4 को भी आप असम में जाकर बैठते हैं और एक जनसभा को संबोधित करते हैं और एहसान करते हैं कि लास्ट की 2 सभाएं मैंने रद्द कर दी हैं, अब मैं छत्तीसगढ़ पहुंच रहा हूं। छत्तीसगढ़ जाकर आप नक्सलियों की हिम्मत बढ़ाकर आते हैं कि हथियार डाल दीजिए, क्यों ही नहीं, 416 पहले और 25 अब मारे, हमारे जवान शहीद किए, कोई बात नहीं, हथियार डालिए, आ जाइए मेन धारा में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये आपका फैसला है, लोग समर्थन करते हो तो कीजिए। अब मैं आती हूं राफाल पे। राहुल गांधी जी जब कहते थे प्रधानमंत्री जी आप तो कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अभी फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने एंटी करप्शन एजेंसी जो है उसकी जांच की रिपोर्ट को छापा है। एंटी करप्शन एजेंसी ने बताया है कि भारत के अंदर राफाल डील में बिचौलियों को 10 लाख यूरो की रिश्वत दी गई है। ये उनके खुद के डसॉल्ट जो है उसके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, गिफ्ट टू अ क्लाइंट को गिफ्ट बताते हैं, वो गिफ्ट दिया, वो क्लाइंट कौन है, वो बिचौलिया कौन है, किसको 10 लाख यूरो दिए गए, ये सारा खुलासा एंटी करप्शन एजेंसी फ्रांस ने खुलासा करके रख दिया है। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूं, जब अगस्ता वेस्टलैंड का खुलासा हुआ था तब रक्षा मंत्री कांग्रेस की सरकार में A.K. एंटनी थे। रक्षा मसौदे में साफ लिखा है, अगर कहीं पर भी कुछ ऐसी बात होती है, सबूत सामने आते हैं, तो सबसे पहले रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय उस डील को रद्द करेगा। नंबर 1 जो किया A.K. एंटनी ने अगस्ता वेस्टलैंड में किया, जो ये सरकार नहीं कर रही। क्या करना है, बहुत बड़ी रक्षा सौदे में डील में भ्रष्टाचार पाया जाता है, दलाली बिचौलियों के माध्यम से पाई जाती है, जिसके सबूत आ चुके हैं कि लिखा गया है कि 10 लाख यूरो बिचौलियों को दिए गए, भारतीय बिचौलियों को। कौन बिचौलिए थे, किसने उन्हें बीच में डाला, किसकी जेब में पैसा गया, वो पैसा कहां उसके बाद गया, इसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, आप पे छोड़ रही हूं। डील रद्द होगी जो हुई अगस्ता वेस्टलैंड में, कांग्रेस के कार्यक्रम में A.K. एंटनी जी ने की, इस डील को राफाल में रद्द नहीं किया जा रहा। FIR होनी है, उस केस में हुई थी, इस केस में नहीं हो रही है। जिस कंपनी पर बिचौलियों को दलाली देने का, रिश्वत देने का आरोप लगता है, उसको बैन कर दिया जाता है कि भारत में वो आज के बाद कोई भी रक्षा डील उससे नहीं की जाएगी। क्या भारत सरकार राफाल मामले में दसॉल्ट को बैन करेगी भारत में? क्या उसके ऊपर FIR करेगी? क्या उसके करार को रद्द करेगी? क्या उसकी जांच बिठाएगी? ये सवाल है, क्योंकि ये हमारे रक्षा मसौदे में लिखा है कि आपको करना है, और आपने कांग्रेस की सरकारों ने किया था। आप क्यों नहीं कर रहे? किसे बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, कहां पैसा गया? ये मैं अब आप लोगों के ऊपर पूरी तरह छोड़ रही हूं। कांग्रेस ने सवाल पूछे हैं, मोदी जी बता दीजिएगा, क्या रक्षा सौदों में बिचौलियों का होना गैर कानूनी था? क्या आपने उसे कानूनी बना दिया? तो बता दीजिए कि आपने कानून बदल दिए हैं। आपने कहा था ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। तो जब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डील था, तो ये बिचौलिया जो 10 लाख यूरो ले गया, उसको किसने बीच में लाया? जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। बिचौलियों को कानूनी बना दिया गया है, तो बता दीजिए कि अब ये कानूनी हो चुका है, अब ये सब मंजूर है। ये 60,000 करोड़ का राफाल का
हमारे टाइम पर कितने जहाज खरीदे जा रहे हैं, कांग्रेस की टाइम पर कितने खरीदे जा रहे हैं, कितने के खरीदे जा रहे हैं, और बिल्कुल फार्मूले के साथ खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद हम खुद भी बनाए जब फार्मूला है। लेकिन भारत सरकार, मोदी सरकार कहूंगी, बिना फार्मूले के पहले से अधिक कीमतों पर पहले से कम जहाज खरीदे गए, और अब ये दलाली बिचौलियों के माध्यम से फ्रांस की न्यूज में छपा है, वहां की एंटी करप्शन ब्रांच ने छापा है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट गया था, यह मामला रफा दफा कर दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में यह नहीं आता कि सरकार ने कितने का खरीदा, कितने खरीदे, क्या समझौता था। ये बिल्कुल एक पार्लियामेंट्री बोर्ड के अधीन, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी, जो बिल्कुल संसदीय कमेटी है, वो इस अधिकार को रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए जो मिस्टर गोगोई, राजन गोगोई, राइट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने इसे रफा दफा कर दिया था, राफाल मामला जब किसी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में किया था, वो रफा दफा कर दिया, नहीं इसमें कुछ नहीं, और बाद में उनको प्लेट में लगकर राज्यसभा दी गई इसी भाजपा के द्वारा, जिन्होंने राफाल को सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा ये कोई मामला नहीं है, छोड़िए। राज्यसभा से रिटायर हुए, राज्यसभा मिली, बहुत बढ़िया। अब कांग्रेस की मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड के अंदर ये मामला जाए, कितना सौदा हुआ, कितने का सौदा हुआ, बिचौलिया था, बिचौलिया नहीं था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था, सीधा प्रधानमंत्री जी वहां के फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ जब सब डील कर रहे थे, तो कौन लोग थे जो 60,000 करोड़ के इस डील में 10 लाख यूरो की बिचौलिया दलाली खाकर न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी के नाक के नीचे इसे खाकर रफा दफा हो गए। कांग्रेस पे आरोप लगाइए, अब आरोप नहीं, क्योंकि आरोप तो विपक्ष में लगते हैं, जब सत्ता में होते हैं ना तब आरोप नहीं लगते मोदी जी, तब कार्रवाइयां होती हैं। 7 साल में कांग्रेस के ऊपर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए पिछले 7 साल में, कि 70 साल में भ्रष्टाचार, 7 आदमियों की चुनौती दे रही हूं, 7 आदमियों के नाम गिनाइए जो आज की तारीख में जेल की सलाखों के पीछे, जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस का केंद्रीय मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, फाइनेंस मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, एक नाम चुनौती दे रही हूं। 70 साल पे आरोप लगाते रहे और 7 साल से आप पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का डर डला रहे हैं, लेकिन 7 साल में 7 आदमी भी कांग्रेस के सबूतों के साथ पूरी जांच को फास्ट ट्रैक में खत्म करके आप जेल नहीं पहुंचा पाए। क्यों? क्योंकि आपका जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ, जिसके कंधे पर चढ़कर आए थे, सब आप खामोश पूछते नहीं, इतने बड़े घोटाले हुए थे, एक आदमी तो जेल में बता दीजिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ झूठ था, सिर्फ झूठ और सच्चाई ये आपको हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये हो गया राफाल डील, 60,000 करोड़ की डील में 10 लाख पाउंड का रिश्वत खाई, न खाने दूंगा, न खाऊंगा, न खाने दूंगा, कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी मुद्दों पर आज आपसे बहुत दिनों के बाद बात हुई। राफाल डील की दलाली को पढ़िए, सवाल उठाइए, ना खाऊंगा ना खाने वाले दूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट की भाषा, उनका संत योगी होना को बेनकाब करता है कि ये झोला, ये भेष ओढ़ने में इनकी भाषा, इनकी सोच, इनकी मानसिकता और इनके पीछे के लोग कैसे होंगे। नक्सल हमले में शहीद हुए सभी जवानों को एक बार फिर से श्रद्धांजलि देती हूँ। ये कुर्बानी को देश कभी नहीं भूलेगा। पुलवामा के शहीदों का बदला नहीं ले पाए, लेकिन इन शहीदों का बदला जरूर लिया जाएगा, ये उम्मीद करती हूँ। और जो अमित शाह जी ने वहां पर भाषण दिया है उससे आप इत्तेफाक रखते नहीं रखते, ये आप पर छोड़ती हूँ। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जाते जाते एक ही बात कहूंगी, जो हमारे हाथ में वो हम कर सकते हैं, और आपको यही करना है। मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए, सामाजिक दूरी बनाइए, बहुत जरूरी ना हो घर से मत निकलिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।